नमस्कार साथियों, मैं ओजर सी फानो टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नए वैकेंसी की, नए स्टेट की, जो कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। टोटल 370 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न आईटीआई कॉलेजों में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए आपका ट्रेड वाइज यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि यहाँ पे कितना पोस्ट जो है किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट आया है, साथ ही आपको इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बातें करेंगे इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसमें आपको कितने स्टेज से गुजरना होगा, और साथ ही इसमें जो एग्जाम होंगे उसका क्या सिलेबस होने वाला है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछने वाला है। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, जहां आपको इस प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है यहाँ पे बैकग्राउंड में पीडीएफ जो आपको दिखाई दे रही है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपका ऑफिशियल लिंक भी दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी निर्धारित समय के अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इसका सारा प्रक्रिया क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, चयन हेतु विज्ञापन। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है आपको दोस्तों 16 फरवरी से विज्ञापन जो है प्रकाशित हो गया है 16 फरवरी को, और लेकिन इसका जो ऑनलाइन होना शुरू होगा आपका 25 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, 25 फरवरी से 16 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई होगा। अप्लाई करने में किसी तरह का मिस्टेक होगा तो 20 मार्च से 22 मार्च तक आप उसको सुधार कर सकते हैं। और इसका जो पेपर है एग्जाम का टेंटेटिव डेट जो है आपका जून 2024 बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे आप समझ पाएंगे। ये जो भर्तियां हैं ये कैटेगरी समूह ग अर्थात कैटेगरी सी की वैकेंसी है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका ब्रांच वाइज जो है सीट का डिटेल दिया हुआ है, साथ ही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, टेक्निकल क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ इलेक्ट्रिशियन वाला कैटेगरी की, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी वैकेंसी कॉमन है, परंतु डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए अलग कैटेगरी है और आईटीआई सीटीआई वालों के लिए अलग कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीआईटीएस इस वैकेंसी में अनिवार्य किया गया। अगर आपके पास सीआईटीएस है तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, चाहे वो डिग्री हो आप या डिप्लोमा या फिर आईटीआई हो या एनएसी हो। ठीक है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास यहाँ पे सीआईटीएस का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तभी आप इसको अनिवार्य है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर सीट की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए देखिए ये डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए बताया जा रहा है टोटल 28 सीट है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन में डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए टोटल 28 सीट है, जिसमें आपको आरक्षण के साथ साथ कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 1, ओबीसी में 5 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, जनरल सीट 16 है। इस तरह से टोटल 28 सीटें हैं, जिसमें 36 जो है उत्तराखंड सरकार का जो आरक्षण है उसके अनुसार महिला के लिए भी एससी में 1 सीट रिजर्व रखा गया, इसी प्रकार से ओबीसी में 1 सीट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट, जनरल में 16 में 5 सीट, इस तरह से 8 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया। साथ ही भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं, साथ ही भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट, ठीक है, ऑर्फन के लिए 1 सीट और दिव्यांग भाई बहनों के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया। इस तरह से आप देख पाएंगे ये डिप्लोमा लेवल की बातें थे। नेक्स्ट जो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ इलेक्ट्रिशियन में टोटल सीट यहाँ पे 47 है। ये आपका आईटीआई और अप्रेंटिस लेवल के लिए, ठीक है, जिसके पास एनटीसी सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई का एनटीसी हो या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी हो। ठीक है दोस्तों, एनटीसी मतलब आईटीआई या जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है एनएसी, उनके लिए टोटल सीट यहाँ पे 47 है। ठीक है, यहाँ भी अगर सीट की बात करेंगे 47 में, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है एससी का 12 है, एसटी का 2 सीट है, ओबीसी का 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, जनरल के लिए 23 सीट है। इस प्रकार से टोटल 47 सीट है। और महिलाओं के लिए आरक्षण जो है प्रत्येक कैटेगरी में टोटल 14 महिला के आरक्षित किया गया है। साथ ही इसमें भी आपका जो है डीईएफ कैटेगरी के लिए 1 रिजर्व है। ठीक है, एक्स भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए 2 है, ऑर्फन के लिए 2 है और दिव्यांग भाई बहनों के लिए 2 सीट है। इस प्रकार से भी इसमें भी आपका आरक्षण किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपका जो है वेतनमान की अगर बात करेंगे, आपकी जो सैलरी होने वाली है, ठीक है, वेतनमान इसका बेसिक है 44,900 से 1,42,400 तक जाने वाले हैं, और ये लेवल 7 की है, अर्थात इसका टोटल इसमें अगर आप टीएडीए जो भी है इस सबको जोड़ के आप ऐड करेंगे तो आपका वेतनमान लगभग 65 से 70 हजार रुपया प्रति मंथ जो है आपका सैलरी यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, आयु सीमा की बात करेंगे तो 21 वर्ष से 42 वर्ष आपका आयु सीमा होना चाहिए। ठीक है, ये जो पद है वैकेंसी है ये और राजपत्रित है और अस्थायी वैकेंसी है। इसमें जो है पेंशन होगा वो अंशदायी पेंशन युक्त होगा, मतलब एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम के आधार पर ये रहेगा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेंगे आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या बताया जा रहा है, मतलब आपके पास कौन कौन से क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये जो क्वालिफिकेशन है सभी के लिए कॉमन है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता और तकनीकी अर्हता तथा अनुभव में बताया जा रहा है कि या तो आप AICTE या यूनिवर्सिटी ग्रांट UGC से प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से, ठीक है, कि इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर और वोकेशनल डिग्री, ठीक है, डिग्री कोर्स या वोकेशनल कोर्स आपका संबंधित क्षेत्र में, और साथ ही 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि आपका जो है अगर बीटेक आप किए हुए हैं, आपका जो बीटेक कॉलेज है AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या किसी UGC से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का चर्चा किया गया, इसलिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए या वोकेशनल डिग्री होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, की बात कही गई है। यहीं पे अगर आपका मतलब प्रत्येक ब्रांच वाइज आपका, जैसे कि अगर मैकेनिकल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप बीटेक किए हुए ICT UGC से, ठीक है, तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का जो एक्सपीरियंस की अगर बातें करेंगे तो ये अनुभव आपका जो है संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपका जो अगर इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग के हुए तो किसी इंडस्ट्री से जुड़ा होना चाहिए या फिर किसी संस्थान से पढ़ाने का, टीचिंग का अनुभव रहना चाहिए। इस तरह से आप वैलिड हो, ठीक है। इसी प्रकार से बात करेंगे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन AICTE से प्राप्त, ये डिप्लोमा की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा कॉलेज भी आपका AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। 3 वर्ष का जो है डिप्लोमा किया है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से बात यहाँ पे किया गया, अथवा में फिर अगर आपने ITI किया है, ठीक है, 2 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युतकार व्यवसाय में, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या तो आपके पास NTC होना चाहिए या फिर नेशनल अप्रेंटिस NAC होना चाहिए, और अनुभव ITI वालों के लिए या अप्रेंटिस वालों के लिए 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो है अनिवार्य किया गया है, DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र NCIC प्राप्त आपके पास होना चाहिए, यानी कि साफ कहा गया है कि भैया आपके पास CITS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। CITS का आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो अगर आप ITI किए हो, अप्रेंटिस किए हो, चाहे वो डिग्री किए हो या डिप्लोमा किए हो, आपके पास CITS का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान देना है। इसी प्रकार से फिर बात किया गया है अनुदेशक फिटर का, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन सेम रहेगा, ठीक है, जो भी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल, ये सब का कंडीशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे ब्रांच वाइज आपका सीट का पोजीशन दिखाया गया। फिटर में भी देखेंगे आप तो टोटल यहाँ पे फिटर का 40 सीट है, जिसमें SC का 6 है, ST का 1 है, OBC का 7 है, 4 है, EWS का और 22 जनरल का। इस तरह से फिर कैटेगराइज करके फीमेल के अलग किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रत्येक ब्रांच में देख सकते हैं, और डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग है और ITI वाले पे अलग है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर ITI में तो टोटल 30 है, फिटर वालों के लिए 30 सीट है। फिर ये सीट का पोजीशन है, बाकी चीज सेम है, आयु सीमा हो, चाहे वो टेक्निकल आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, टेक्निकल हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, ये सारा चीज, चाहे वो सैलरी हो, ये सारा चीज सेम है। तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको ये PDF को डाउनलोड कर लेना है, और वहां से आपको अपना जो भी ब्रांच से आप रिलेटेड है तो सीट का पोजीशन देख लेना है। चूंकि इस प्रत्येक ब्रांच वाइज इसके सीट को डिस्क्राइब करना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा, ठीक है। जो बातें थी वो आपको ऑलरेडी बता दी गई। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका जो पेपर होने वाला है या जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको किस पोर्शन से कितना कितना मार्क्स दिया जाएगा, उसकी अगर बात करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे दिया हुआ सीधी भर्ती के लिए चयन सूची के निर्माण के लिए अंकों का बंटवारा किस प्रकार से होगा। तो यहाँ लिखा गया है कि आपका जो लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों का 90% दिया जाएगा, ठीक है। 90% आपका रिटेन में जो भी मार्क्स आएंगे उसका 90% आपको मेरिट में दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो है जो ऑलरेडी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में काम कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर, और वो अस्थायी होना चाहिए। इस वैकेंसी को अगर भरेंगे तो उनके लिए बताया गया है कि उनको अगर 1 साल के लिए 0.5 अंक दिया जाएगा और मैक्सिमम उनको 5 अंक दिया जाएगा आपका एक्सपीरियंस के आधार पर कि आप वहां पे कितने सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर 1 साल से काम कर रहे हैं तो 0.5 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको अंक मिलेंगे, ये केवल उन्हीं को मिलेगा जो वहां ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अन्य अंक अधिकतम 5 अंक मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अंक किनको मिलेगा, तो उस चीज को अगर देखा जाए यहाँ पे,
ये अंक जो मिलने वाला है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है तो आपको 5 अंक प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो तो 4 अंक प्राप्त होगा। अगर राज्य सरकार के राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, अगर आप राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो 3 अंक आपको मिलेगा। विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल स्तर के खिलाड़ी को 2 अंक मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपने एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है तो आपको 2 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपने एनसीसी का सी कैटेगरी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो 3 अंक मिलेगा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अगर सेवा में आप रह चुके हैं तो आपको यहाँ पे 2 अंक मिलने वाला है। तो ये जो अंक आपको मिल रहा है ये स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए मिला। अगर आपके पास ये इसमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप यहाँ पे अंक प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी रह चुका है और राष्ट्रीय स्तर के लिए, तो यहाँ पे उनको 5, 4, 9 अंक मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, क से लेके आपका जो है घ तक, ठीक है, इसमें से किसी एक का ही आपको मैक्सिमम जो अंक मिलेगा वही मिलेगा। चाहे अगर आपके पास चारों डिग्री है फिर भी आपको जो मैक्सिमम वाला वही अंक मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एनसीसी का, तो एनसीसी का बी हो या सी हो, ठीक है, अगर आपके पास दोनों है तो भी आपको मैक्सिमम अंक वाला ही मिलेगा, एक ही चीज में आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो है प्रादेशिक सेना का अगर है तो आपको ये यहाँ पे 2 अंक मिल रहा है। तो इस तरह से आपको अंक का निर्धारण किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें जो पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला, उसके पैटर्न की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर बहुत ही आसान होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, टोटल 100 प्रश्न एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 2 घंटे समय दिया जाएगा। ठीक है, इस 100 प्रश्न में आपका क्या रहेगा, जो ट्रेड से रहेगा आपका, ठीक है, ट्रेड से 70 अंक रहेगा। ठीक है, 70 प्रश्न आपका ब्रांच पेपर से ही रहेगा, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट 30 अंक में 3 कैटेगरी बांटा गया। ठीक है, सामान्य ज्ञान से 10 अंक रहेंगे आपको, यानी 10 प्रश्न, कंप्यूटर से 10 प्रश्न रहेंगे और सामान्य हिंदी से 10 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से 30 प्रश्न इधर से रहेगा और आपका ब्रांच पेपर से 70 प्रश्न और टोटल जो है 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका इसका जो है सिलेबस है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो आपका टेक्निकल एग्जाम होने वाला है, ये एनसीवीटी के जो लेटेस्ट, ठीक है, एनसीवीटी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है, जो 70% ट्रेड पेपर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है 30% मार्क जो है, जहां पे आपका जीएस 10 रहेगा, कंप्यूटर 10 और सामान्य हिंदी 10, उसका भी इसके नीचे जो है आपका डिस्क्राइब करके बताया गया है कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर बात करेंगे मिनिमम कट ऑफ मार्क की, तो दोस्तों यहाँ पे इस एग्जाम में आपको ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एटलीस्ट 45% आप लाते हो तभी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो पाओगे। ठीक है, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थी के लिए 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% लाना है, तभी आप इस एग्जाम में सफल हो पाएंगे या इसको क्वालिफाई आपको माना जाएगा। इतना परसेंट अगर आप मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप वहीं से साइड हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स भी है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को 4 उत्तर विकल्प में से एक सर्वोत्तम सही विकल्प का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक के रूप में काटा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका नेगेटिव 1/4 है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बाकी वही प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज का आवेदन हेतु पात्रता होना चाहिए, क्या क्या चीज आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हता में से एक होना चाहिए। ठीक है, इस तीनों में से कम एक चीज आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। दोस्तों यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो होता है हर स्टेट का, हर जिला में लगभग होता है। ठीक है, तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। ये जो है आपका फॉर्म का जो लास्ट डेट है वहां तक भी रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, उस लास्ट डेट तक भी होना चाहिए। तो अगर आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर अभी तक रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया तो आप इस फॉर्म को भरने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अभ्यर्थी जो है उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हो। ठीक है, जिन्होंने वहां का डोमिसाइल धारण किया हो, जिनके पास सर्टिफिकेट, वही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आउट ऑफ उत्तराखंड वाले इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज मेंशन हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे छूट ये दिया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती पद हेतु
आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि अगर आप उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज से अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं या मैट्रिकुलेशन वहां से आप का शिक्षा हासिल किया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इसको नहीं अप्लाई कर सकते। जो वहां के मूल निवासी वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म कंडीशन दिया हुआ है स्पेशल, ठीक है, जो वहां जॉब कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, सेना कैटेगरी के, उन सभी के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ साथ उनको फॉर्म भरने का उनके बच्चे को अनुमति दिया गया, जो कि आप PDF को जब अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे इसमें जो पैसा लगने वाला है, कितना फीस इसमें चार्ज किया जा रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए, तो देख पाएंगे अनरिजर्व जनरल OBC के लिए आपको 300 रुपया लग रहे हैं, ठीक है, SC ST और EWS के लिए यहाँ पे 150 रुपया लग रहा है, ठीक है, और उत्तराखंड के जो दिव्यांग है उनको 150 लग रहे हैं, और अनाथ को यहाँ पे चार्ज से मुक्त किया गया है, उनको फ्री में यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फॉर्म है आप जरूर अप्लाई करें। अगर आप वहाँ के मूल निवासी है तो आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा टर्म कंडीशन के साथ बांध दिया गया है। एक तो सबसे बड़ा मेन चीज ये है कि जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी है वही भर पाएंगे, तो यहाँ पे जो कंपटीशन होने वाला है केवल उत्तराखंड के भाई बहनों के बीच ही होने वाला है, क्योंकि वहाँ के जो निवासी है वही इस फॉर्म को भरेंगे। उसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पे CITS का डिमांड कर दिया गया, CITS सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे क्या है कि CITS सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चे नहीं CITS कोर्स कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो उत्तराखंड के जो CITS धारक है उनको यहाँ पे 99% प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसका जो है जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो तो आप जरूर इसको इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों जो आपका पेपर में 70% जो प्रश्न आने वाले थे वो आपका जो NCVT का लेटेस्ट जो उसका सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रांच का पेपर रहेगा, ठीक है, प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट जो आपका 30% मार्क था, जो कि हमने बताया कि आपका GK से 10% रहेंगे, कंप्यूटर से 10 रहेंगे और हिंदी से 10 रहेंगे, तो उसका जो है आपको डिवाइड करके बताया गया है कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। सामान्य ज्ञान से जो 10 अंक आपको प्राप्त हो गए या 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, तो सामान्य ज्ञान का भी पोर्शन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक जो घटना होता है वहां से प्रश्न रहेंगे। खेल मनोरंजन से रहेगा, भारत का आधुनिक इतिहास से रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, कृषि से रहेगा, और इसके अलावा जो है उत्तराखंड के भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक, आर्थिक संसाधन, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मनोरंजन संबंधित जानकारी के आधार पर आपको यहाँ से GK प्राप्त होने वाला है, ठीक है, प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में बताया गया है कि कंप्यूटर का विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान जो है, ठीक है, और उसके उपयोग अभ्यर्थीगण से विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, उसका अनुप्रयोग, इंटरनेट संचार पर आधारित ज्ञान उपेक्षित होगा। यहाँ से इस पोर्शन से आपको 10 अंक जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सामान्य हिंदी का, जो कि 10 प्रश्न आपको आना है। तो हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द आएगा, विलोम शब्द आएगा, शब्द समूह हेतु एक शब्द आएगा, वर्तनी आएगा, संधि विच्छेद आएगा, मुहावरा और लोकोक्ति आएगा। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन के बारे में वहां से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। इस तरह से इसका सिलेबस था, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इस वैकेंसी को समझ गए होंगे, और ये जो वैकेंसी है आपको 25 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अगर आप जो है सारा सर्टिफिकेट और डिग्री जो भी टर्म कंडीशन बताया गया धारण करते हो तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार से इस वैकेंसी को लेकर कंफ्यूजन है तो जल्द से जल्द आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको जब भी इस प्रकार के किसी प्रकार का वीडियो प्राप्त हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो के लिए गुड बाय, जय हिंद।